दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे मेहमान जो कि बहुत ही खास हैं, वो हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और वो जिस फील्ड के हैं उस फील्ड के बारे में हम उनसे जानेंगे। हम आपको भी बताएंगे वो किस फील्ड से, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि हम आपको बता सकें कि हम आज जिन मेहमान को लेकर के आए हैं वो मेहमान कौन है, क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें। बस जल्दी से आप आ जाइएगा। हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, दिल की बातें डॉक्टर रेनू के साथ, इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो हमारे राजस्थान की कहना चाहिए शख्सियत है या भारत की शख्सियत है, हम उनको इस मंच पर लेकर के आएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे और उनकी बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन है, क्या है, इस फील्ड में क्यों है, कैसे है, उस बारे में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं जो शख्सियत है, श्री महेंद्र मोदी जी। जो लोग आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए नाम कोई नया नहीं है। बिल्कुल, महेंद्र मोदी सर को हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको बता देते हैं आज के हमारे मेहमान श्री महेंद्र मोदी जी, जो कि बिल्कुल रीना दादिश मैम, थैंक यू। महेंद्र मोदी सर जो कि रिटायर्ड चैनल हेड है विविध भारती के और साथ ही फॉर्मर कंसल्टेंट हैं यूनिसेफ के। सर की 6 बुक्स आ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात स्वप्न चुभे शूल से और अध जगी रातें अधसुधा दिन, ये इनकी बुक आ चुकी है। और अध जगी रातें अधसुधा दिन केंद्रीय साहित्य अकादमी में 2019 में पुरस्कार के लिए भी नामित हो चुकी है। श्री महेंद्र मोदी जी अब तक 25 टीवी सीरियल में और 300 रेडियो नाटक में अभिनय कर चुके हैं। साथ ही 250 के करीब नाटकों का, रेडियो नाटक का इन्होंने डायरेक्शन भी किया है, निर्देशक भी रहे हैं। और विभिन्न मतलब कई तरह के 20 देशों में इन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं और साथ ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हमारे साथ होंगी, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। उससे पहले अंकित का हम वेलकम करते हैं। थैंक्स अंकित। थैंक यू रीना दादी जी। बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िएगा। थैंक यू संगीता भाभी। बिल्कुल, आज के हमारे मेहमान रियली वास्तव में बहुत खास है। जब आप उनसे बात करेंगे उनको लगेगा कि हम लोग आवाज की दुनिया में पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो बिल्कुल श्री महेंद्र मोदी जी की आवाज ही उनकी पहचान है। उन्होंने रेडियो में काम किया है, रंगमंच पे काम किया है, टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और साथ में वो लिखते हैं, राइटर भी हैं। तो बहुत सारी खूबियों के साथ आज के हमारे मेहमान हैं हमारे साथ। जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। Today, थैंक यू सर। सर, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल
डापी का नहीं, पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। रेणु जी, बहुत आ, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैन सर यू आपको हियर मी? आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, ये मुझे राइट आ रही सर, है। बिल्कुल। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छे से आपकी आवाज है सर, आपकी आवाज तो पहचान है सर। हर जगह गूंजती है। सो सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सर। आ, हम ये जाने कि श्री महेंद्र मोदी जी जो विविध भारती के चैनल हेड थे या यूनिसेफ के कंसल्टेंट थे, उसके बारे में हम बाद में बात करें। पहले हम जानेंगे कि श्री महेंद्र मोदी जी, उनका जी, बचपन कहाँ पर बीता, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म बीकानेर नाम की एक छोटी सी जगह पर हुआ। अच्छा, पहले हम्म। ये बताओ, मेरा एसी डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर। अगर डिस्टर्ब कर रहा हो तो आई कैन स्टॉप इट। नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर, मैंने भी एसी ऑन किया हुआ है। अच्छा। इसलिए हाँ। मेरी पैदाइश बीकानेर में हुई। छोटी सी जी। जगह है, वहीं लिखाई पढ़ाई हुई। मध्यम वर्गीय परिवार में मैं पैदा हुआ। हम्म। और बीच में मतलब शुरुआत में यूं कहिए कि कुछ टाइम श्री गंगानगर एक जगह है, वहाँ उस जिले के एक छोटे से गांव चुनावड़ में मेरा हम्म। बचपन का कुछ वक्त गुजरा। बाकी जी। वक्त पढ़ाई लिखाई जब तक की तब तक बीकानेर में ही रहा। तब तक बीकानेर में रहे आप। जी हाँ, जी आ, हाँ। जी सर। सर, कहा जाता है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो माँ बाप की कुछ ख्वाहिश होती है जो उनके साथ जुड़ जाती हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन श्री हाँ, महेंद्र मोदी जी ने आवाज की दुनिया को चुना, उसका चयन किया। तो सर, इस तरफ रुझान कैसे आपका हुआ? ये थोड़ी लंबी कहानी है। जी। जैसे कि सबके माता पिता चाहते हैं, हम्म। मेरे पिताजी भी चाहते थे मेरे बड़े भाई डॉक्टर बने और मैं इंजीनियर बनूं। जी। और रेनू, मैं आपको बताऊं कि सही बात यह है कि मैंने भी यही सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। जी। और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। ओह। लेकिन क्या हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया उससे पहले एक ऐसी थोड़ी सी घटना हुई मेरे साथ हम्म। कि एक ऑडिशन था। उस ऑडिशन में रेडियो का, उस हम्म। ऑडिशन में मैं गया और वहां मुझे हाथों हाथ लिया गया। क्या बात है। वो ये बात है, जब मैं हायर सेकेंडरी करके जस्ट निकल रहा था। हम्म। 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 तो मुझे कहा गया कि अगर आप चाहें हम्म। तो हम आपको अभी परमानेंट अनाउंसर ले सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो में। क्या बात है सर। उस जमाने में अनाउंसर की जो क्वालिफिकेशन होती थी वो 10th पास होती थी, मतलब 10वीं पास है, कोई भी लड़का लड़की है वो अनाउंसर बन सकता था। हम्म। तो जयपुर जयपुर से डायरेक्टर हुआ करते थे मंजूरुल अमीन साहब, वो आए हुए थे, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आए हुए थे ऑडिशन लेने के लिए बीकानेर। हम्म। उन्होंने कहा भैया तुम हम्म। चाहो तो हम तुम्हें अनाउंसर ले सकते हैं, मंडे के बाद कभी भी आके ज्वाइन कर लो, परमानेंट। हम्म। कोई इम्तहान हम्म। नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई ऑडिशन नहीं, जो ऑडिशन ये हुआ इसी के बूते पे। हम्म। मैंने कहा मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना है, मैं तो अभी तो मैं इतनी जल्दी तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकता। जी। तो सूरत इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत में मेरा एडमिशन हुआ। हम्म। लेकिन जो ब्रांच मुझे मिली, उस जमाने में तीन ही ब्रांच हुआ करती थी। अच्छा सर। ए- हाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। आम ओके। तौर पे आम तौर पे हम्म। आम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो मुझे सिविल में एडमिशन मिला जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उससे पहले संगीत में भी थोड़ा रुचि रही, नाटक में भी रुचि रही, हम्म। स्टेज स्टेज थोड़ा स्टेज करता रहा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ सिविल में,
हम्म। तो मेरी कला वाला सब जो है वो ईंट और गारे और पत्थर और उनके नीचे दफन हो जाएगी। वो मैं बिल्कुल नहीं सर। चाहता था, वो नहीं चाहता था। हम्म। तो मैं छोड़ के आ गया, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की। फिर सोचा कि मेडिकल कर ली जाए, घर वालों ने कहा भी मेडिकल कर लो, कोई बात नहीं। हम्म। तो मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर साइंस में मैंने मैथमेटिक्स छोड़ के बायो ली। हम्म। लेकिन वो जो डिसेक्शन वगैरह जो है वो मुझे वो भी रास नहीं आए। तो मैंने सोचा जब जो फ्रॉग्स हैं उनका डिसेक्शन रास नहीं आ रहा है तो आगे क्या करूंगा मैं। सही है। तो मैंने पीएमटी दिया ही नहीं, और सेकंड ईयर में मैंने आर्ट्स ले ली और मैं खुल करके नाटक करने लगा जी। और रेडियो पर भी काम करने लगा। रेडियो पर काम करने मतलब रेडियो के नाटकों में मैंने ओके। कैजुअल अनाउंस अनाउंसर। एज ए अनाउंसर नहीं सर? नहीं नहीं, कैजुअल अनाउंसर का मैंने कभी नहीं दिया। ओके। कैजुअल अनाउंसर का मैंने टेस्ट कभी नहीं दिया। जी। ड्रामा का दिया था, उसी में मेरे परमानेंट का सिलेक्शन हुआ, वो मैंने हम्म। नहीं किया। तो ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आकाशवाणी जाता रहा, जुड़ा हुआ रहा हम्म। आकाशवाणी से। कॉलेज टाइम में स्टेज करता था, कॉलेज में भी स्टेज करता था, कॉलेज के बाहर भी स्टेज करता था। तो इस तरह से जो है ये थोड़ा सा मैं यूं नहीं कहूंगा कि यहाँ रेडियो से जुड़ा मैं, लेकिन ये रेडियो की तरफ एक कदम था, ड्रामा, रेडियो ड्रामा के आर्टिस्ट होने वाला जो है। वही उसके सर, बाद बीकानेर में ही सर? ये सब बीकानेर में हुआ। जी। फिर जब मैंने एमए कर लिया इकोनॉमिक्स में, तो सवाल आया कि क्या किया जाए। तो इधर कस्टम्स में मैंने अप्लाई किया, मैंने बैंक में अप्लाई किया, और इत्तेफाकन ऑल इंडिया रेडियो में भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिस पोस्ट को मैं छोड़ चुका था अच्छा। 7 साल पहले। जो जी। ऑफर मिला था मुझे और मैं छोड़ चुका था वही। फिर उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया। मेरा अच्छा। सिलेक्शन सब में हो गया, क्या बात बैंक में भी हो गया, कस्टम्स में भी हो गया, और ऑल इंडिया रेडियो में भी हो गया। है। जी सर। तो बैंक वालों से मैंने कहा अच्छा, लेकिन बैंक का सबसे पहले आया मेरे पास। तो बैंक वालों ने कहा कि साहब ज्वाइन कर लीजिए विद इन 15 डेज। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि 3 साल का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, कि 3 साल तक आप नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैंने अच्छा। उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मेरी श्री जी। गंगानगर पोस्टिंग हुई थी, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि आप ये शर्त हटा लीजिए और मैं आके ज्वाइन कर लेता हूँ। बॉन्ड नहीं भर हम्म। सकता क्योंकि इस बीच में मुझे और कहीं अच्छी जगह पोस्ट मिल जाती है, तो मैं उसे नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो उन्होंने, उनका जवाब आया कि बाहर जो है वो अनएम्प्लॉयड लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, आप हम्म। मेहरबानी करके अगले 15 दिन, एक 15 दिन और देते हैं हम आपको, ज्वाइन करना हो हम्म। तो कर लीजिए, नहीं तो घर आराम से बैठिए, हमारे पास बहुत लोग हैं ज्वाइन करने को। जी सर। तो मैंने भी उनको हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा क्षमा हाँ। कीजिए, मैं आपके जी। पास ज्वाइन करने नहीं आ रहा हूँ। जी सर। उसके बाद इधर कस्टम्स में भी मेरा साथ साथ सिलेक्शन हुआ। आकाशवाणी में पहले मेरे अनाउंसर का सिलेक्शन हुआ, अनाउंसर में सिलेक्शन हुआ जनवरी 1976 में जो है, 27 जनवरी 1976 को मैंने आकाशवाणी जोधपुर ज्वाइन कर लिया एज एन अनाउंसर। 6 महीने वहां रहा, उसके बाद में फिर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्शन हो गया। इस तरह से ये रेडियो से जुड़ने का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। बिल्कुल। जी जी। सर, एक चीज जानना, कहते हैं ना कि जब भी आप किसी फील्ड को चयन करते हैं, उस फील्ड को चुनते हैं, तो कोई ना कोई हमारा, कहते हैं ना, एक हीरो होता है, एक रोल मॉडल होता है कि नहीं मुझे इसका जैसा बनना है। तो जब आप आवाज की दुनिया की अगर बात करते हैं हम, या हम्म। टीवी सीरियल्स की, रंगमंच की हम बात करते हैं, आपने नाटक भी हाँ किए हैं, तो जी। आपका हीरो कौन था?
मेरा हीरो था नहीं, वो आज भी मेरा हीरो है, हालांकि वो इस दुनिया जी, में नहीं है, लेकिन वो आज भी मेरा हीरो है। जी, जी। उनका नाम था पंडित नंदलाल शर्मा। क्या? ये आपने नाम नहीं सुना होगा, आई एम श्योर, नहीं क्योंकि सर। कोटा रेडियो स्टेशन बहुत बाद में खुला था। जी सर। ये एक जमाने में ड्रामा के बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हुआ करते थे। आकाशवाणी जयपुर पर, आकाशवाणी में किसी जमाने में ड्रामा आर्टिस्ट की भी पोस्ट हुआ करती थी, परमानेंट पोस्ट हुआ करती थी। हम्म, हम्म। तो पंडित जी ड्रामा आर्टिस्ट थे वहां के, आकाशवाणी जयपुर के। हम्म, मैं उनको जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो बीकानेर खुला, उससे भी पहले से सुन रहा था, लेकिन आकाशवाणी बीकानेर सन 63 में खुला, अप्रैल 63 में। उसके बाद तो उनको बराबर सुन रहा था, और उनको ही सुन सुन करके मैंने ड्रामा करना सीखा। लेकिन वो मेरे गायबाना उस्ताद थे, मतलब वो मेरे रूबरू उनसे कभी नहीं सीखा मैंने। वो मेरे हम्म। क्या कहना चाहिए, द्रोणाचार्य थे वो मेरे। बिल्कुल। हाँ। और वो मुझे हमेशा कहते भी थे कि तू मेरा एकलव्य है, कि मुझे हम्म, सुन सुन करके तूने सीख लिया मुझे। और आज भी जो है, अगर कभी कहीं अटकता हूं तो मैं अपने उन गुरु जी को याद करता हूँ, और मुझे रास्ता मिल जाता है। तो वो एक ऐसी हस्ती थी। हालांकि मैं इस मामले में बता दूं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए भी, और जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए भी, कि उनकी आवाज ऐसी थी कि लगता था कि जिस रोल में वो जिस रोल में होते थे, उस रोल में वो बहुत फिट हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि ये आदमी कोई बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी का, अच्छा खासा लंबा चौड़ा और स्मार्ट आदमी है, जवान आदमी। हम्म। मैं मैं बिल्कुल, यही मेरे दिमाग में उनकी एक तस्वीर मेरे दिमाग में जो बनी, जहन में जो बनी, वो ऐसी थी। और इत्तेफाक ऐसा कि मैं जब आकाशवाणी में आया, उसके बाद में वो बॉम्बे चले गए। अच्छा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं बरसों तक। हम्म, 76 से 84 तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। 84 या 85 में मैं जब आकाशवाणी इलाहाबाद में था, तो वहां मुझे आकाशवाणी दिल्ली से एक हम्म। निमंत्रण मिला कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा, भाई जाना चाहते हो? मैंने कहा कौन कौन आ रहे हैं, और तो बताया कि नंदलाल जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा। बिल्कुल। मैं गया वहां मैं गया वहां, इसी इसी लोभ में गया कि नंदलाल जी के दर्शन करूंगा। वहां किसी से जाके पूछा, नंदलाल जी कहाँ हैं? तो बोले वो उस तरफ खड़े हम्म, हुए हैं। तो मैं गया वहां, चक्कर काट करके, मेरे जहन में जो तस्वीर थी, उस तस्वीर से मेल खाता कोई इंसान वहां नहीं था। मैं वापस लौट के आ गया। मैंने उस आदमी से कहा, भाई वहां तो नहीं है। बोले अरे खड़े हैं ना, हम्म, चलो मैं दिखाता हूँ। वो ले हम्म। जाके और मेरे सामने, जिस व्यक्ति के सामने खड़ा किया, वो व्यक्ति 5 फुट 2 इंच का था, और मोटे अच्छा। मोटे मोटे चश्मे का, हम्म, मोटे कांच का चश्मा लगा हुआ, और अधेड़ उम्र थी उनकी, आधे बाल सफेद थे। हम्म, उनका ये नंदलाल जी हैं? बोले हम्म। हाँ यही नंदलाल जी हैं। फिर दिमाग में मतलब आया कि आपने, देखो। हाँ, जो हाँ, आपने आवाज सुन के जो छवि बनाई थी, वो छवि से बिल्कुल अलग थे वो। बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल उससे। उल्टे बिल्कुल। जी। तो मैं फिर मैंने सोचा कि अरे कितना बड़ा जी। आर्टिस्ट है, सही बात है। कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कि इस हम्म, आर्टिस्ट ने मेरे दिमाग में ऐसी छवि बना दी। मैंने नीचे झुक के पैर छुए, तो बोले कौन है आप? मैंने कहा मैं आपका शिष्य हम्म, हूँ। ऐसे कैसे शिष्य हम्म, है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। हम्म। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपके नाटक सुन सुन करके ही ड्रामा करना सीखा हूँ। तब उन्होंने सही मुझे बात है। नाम दिया एकलव्य का। हम्म,
और वो अभी हम्म। 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने मुझे अपना एकलव्य लिखा। बिल्कुल। तो आपने बस सिर्फ अपने गुरु को सुन सुन जी, करके ही सारे नाटक वगैरह सीखे सर? बिल्कुल कहीं से ऐसी बिल्कुल। कोई ट्रेनिंग कहीं आपसे आपने नहीं ली है? मैंने ट्रेनिंग एज सच कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं, ट्रेनिंग दी ही है। वो तो खैर बिल्कुल है सर। हाँ सर ये जी। हाँ और सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके अगर सफर की हम लोग बात करते हैं तो हाँ। आप बीकानेर आकाशवाणी की बात करें, जोधपुर आकाशवाणी की बात करें, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर, मुझे पता है कोटा तो आप रहे ही हैं सर, इसके अलावा सर? हाँ, कोटा रहा हूँ मैं, कोटा रहा हूँ काफी लंबे टाइम तक। जी सर। उसके अलावा इलाहाबाद रहा, जोधपुर रहा, उदयपुर रहा, बीकानेर रहा, सूरतगढ़ रहा, नागौर रहा। अगर ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो कुल 13 जगह में रहा। जी सर। 13-14 जगह बॉम्बे में। मैं बॉम्बे के जो 4 स्टेशन हैं, हम्म। आकाशवाणी मुंबई, विविध भारती, 3 स्टेशन और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, तीनों जगह पे रहा। तीनों जगह पर आप और रहे हैं सर। डायरेक्टरेट, दिल्ली के डायरेक्टरेट पर भी रहा हूँ मैं। हम्म। खूब घुमा हूँ, खूब घुमा हूँ। सर कहते हैं हाँ ना कि जो कलाकार होता है ना, वो जब घूमता है तो अलग अलग भाषा को सीखता है और वो उसकी कला में और ज्यादा निखार लेकर के आ जाती है सर। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होता है। अब ऐसा है जी। रेनो, सिर्फ भाषा ही नहीं, जी। और बहुत सारी चीजें इंसान सीखता है जब वो घूमता है। हम्म। देखो, सबसे पहली चीज तो भाषा है, ठीक है। जी। उसके बाद हर जगह की अपनी एक संस्कृति होती है, बिल्कुल। कल्चर, कल्चर। है ना। जी जैसे बिल्कुल सर। अगर बम्बई में आप देखेंगे, मुंबई कह दीजिए, हम्म। आपको जो मुंबईया हिंदी बोलेंगे वो भी, और जो महाराष्ट्रन मराठी बोलेंगे वो भी, कसा काय मुंबई। अब ये सही है एक सर। संस्कृति का हिस्सा है। हम्म। इलाहाबाद चले जाइए, काम है। वो उसी से बात सही शुरू बात है होगी। सर। हाँ, बिल्कुल का सर। हो, हाँ। का हो, हाँ, इसी से बात शुरू बिल्कुल। होगी। तो आप जब इस तरह से जगह जगह जाते हैं तो आपको वहाँ की संस्कृति का अंदाजा होता है। वो कहीं न कहीं आप में बैठती है, आपके जहन में बैठती है। बिल्कुल सर। और आप जब कोई रोल करते हैं तब भी वो आपको काफी सहायक होती है। अब जैसे बचपन मेरा पंजाब के बिल्कुल लगा हुआ है श्री गंगानगर। जी सर। बचपन वहां गुजरा मेरा। तो आज ये है कि मैं पंजाबी बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। हालांकि लिखना पढ़ना स्कूल में नहीं सीखा, हम्म। लेकिन बच्चे जो साथ में पढ़ते थे, क्यूरियोसिटी के मारे उनसे सीख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी जगह जाएंगे उतने ही समृद्ध होंगे, इस माने। बिल्कुल सही बात। हाँ, और बिल्कुल कहते भी नहीं कि हमारा देश तो वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों का एक समुद्र है, जिसमें अथाह समुद्र, अगर आप बिल्कुल संस्कृति को जानने लगे तो हमारे ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है सब। बिल्कुल और सही, अब बिल्कुल सही। एक बात जानना चाहूंगी सर। एक हाँ बिल्कुल। कलाकार हाँ जिसकी दुनिया आवाज की दुनिया, हाँ रंगमंच की दुनिया, और हाँ। वो व्यक्ति लेखन हम्म। की तरफ भी मुड़ जाता है। मैं उसमें एक और छह। जोड़ूंगा, स्टेज की दुनिया भी है और फिर हाँ। सीरियल्स की दुनिया टीवी भी है। सीरियल्स की दुनिया भी है सर। हाँ। अ, उसके बाद लेखन, लेखन के क्षेत्र में सर। हाँ रेनू, ऐसा होता है कि कलाकार जो होता है अमूमन, आमतौर पर कलाकार में रचना धर्मिता पहले से मौजूद रहती है। वो कुछ लिखे या नहीं लिखे, लिखने की हिम्मत करे या नहीं करे, ये अलग बात है, लेकिन रचना धर्मिता उसमें रहती है। और
रचना धर्मिता के साथ साथ उसके पास, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो स्टेज पर आ रहा है, क्योंकि वो रेडियो पर काम कर रहा है, उसकी वोकेबलरी की भी कमी नहीं होती उसके पास। उसका जो शब्दकोश होता है वो भी दिनों दिन समृद्ध होता जाता है। फिर उसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी है, वो है फीलिंग्स। राइट। जो अनुभूतियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, संवेदनशीलता है, वो भी कलाकार के पास होती है। जी। और लेखक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए लेखक को भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो बिल्कुल सर। तो क्या है कि मैं जब तक रेडियो में रहा, मैंने, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं, लेकिन क्या होता था कि जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी वो लिख लिया। जैसे किसी स्टेशन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूं मैं, और मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं भैया परसों की वार्ता नहीं है इस विषय पर, कुछ हम्म। करो। तो रात हम्म। भर बैठ करके और 10 मिनट की एक वार्ता लिख करके ब्रॉडकास्ट कर दी। हम्म। फिर किसी दिन के भैया वो कवि जो है वो इनकार कर गया, हम्म। नहीं आ रहा है, तो रिपीट नहीं हम्म। लगाना है। चलिए रिपीट नहीं लगाना है, मैं लिख देता हूँ। चार हम्म। कविताएं लिख दी। हम्म। फिर ये होता था कि ड्रामा है अगले महीने का, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नया ड्रामा करना है, तो क्या किया जाए? तो बैठता था, फिर मैं ड्रामा लिख देता था। वो वो भी आपने लिख दिया। हाँ। तो अब ये है जी। कि लिखता तो रहा मैं उस वक्त, हम्म। लेकिन रेडियो के लिए ही लिखता रहा। हम्म। सिर्फ रेडियो के लिए लिखता रहा। और कुछ इस मामले में मैं थोड़ा सा लापरवाह भी रहा, कुछ इतनी जगह रहा कि हम्म। वो स्क्रिप्ट्स में संभाल के नहीं रख पाया कभी। फिर जैसे कहीं किसी जगह बाढ़ आ गई तो उसके अंदर बह गया, कुछ कागज वहां बह गए। तो हुआ ये, मैं बताऊं एक चीज, इसी से जुड़ी हुई एक चीज और बता रहा हूं मैं, हम्म। कि मैं कोटा आया हूं अ, इलाहाबाद से हम्म। 1987 में। बिल्कुल सर। और उससे पहले मैं रह चुका था सूरतगढ़, बॉम्बे, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। मतलब मेरी 7 साल की नौकरी में मैं 6 जगह घूम लिया था। और हर जगह कुछ न कुछ रिलेशंस बनते गए। जी। होता ही है ना कि बिल्कुल। कलाकारों से दोस्ती हो गई। हाँ। तो लेटर्स का सिलसिला जो है, पत्र व्यवहार हम्म। का, मैं पत्र व्यवहार में बहुत अच्छा था। तो लोगों के पत्र आते थे, जो जो रेडियो सुनने वाले, जो मेरे लिसनर्स हैं, फैंस हैं, कुछ भी कह दो, फ्रेंड्स हैं, हम्म। तो मैं उनके जवाब बराबर देता था, रिलीजियसली बराबर जवाब देता था। और लोगों के बहुत लेटर्स आते थे। तो वो लेटर्स जो हैं वो मैंने इकट्ठे करने शुरू किए। तो मैं जब उदयपुर में था तब तक लगभग 50,000 लेटर्स मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे। क्या बात है। हाँ। अब ये तो है कि वहां से बॉम्बे मेरा फिर ट्रांसफर हुआ, तो मुझे लगा यार अब इनको लेकर के कहाँ जाऊंगा मैं, क्योंकि हम्म। बॉम्बे में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, ये जगह नहीं मिलेगी। वो दो बहुत बड़े बड़े बॉक्स भरे हुए थे। आप तो शायद कभी घर आए ही नहीं, इसलिए आपने देखे नहीं होंगे। बाकी जो मेरे जी। ड्रामा के आर्टिस्ट थे उन सब लोगों ने तो देखे हुए वो। जी। तो वो बॉक्सेस भरे हुए थे। जब उदयपुर से जब बॉम्बे आने लगा तो फिर मुझे लगा यार इनको संभाल नहीं सकूंगा मैं। मतलब यहाँ तक था कि उसकी एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। मेरे घर से अगर कोई मेरे भांजे और आते थे तो वो कहते थे मामा जी कुछ चिट्ठियां पढ़ लें क्या हम। तो वो उसमें से निकाल निकाल के अच्छी अच्छी चिट्ठियां पढ़ते थे। वो मुझे फाड़ करके फेंक जलानी पड़ी ओ। उदयपुर में। आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो पत्र मेरे पास होते तो उन उन पर मैं कम से कम 5 किताबें लिख डालता। क्या बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जो कुछ मैं ड्रामा वगैरह करता रहा, रेडियो में लिखता रहा,
रिटायर होने के बाद मैं, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मंगत बादल, उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया कि आप वो सारे ड्रामा वापस लिखिए। मैंने कहा नहीं, अब वो ड्रामा नहीं लिखूंगा। जिन हम्म कहानियों पर वो नाटक आधारित थे, हम्म। देखो, जिंदगी में क्या होता है, हर इंसान की जिंदगी में घटनाएं होती हैं कुछ, होते हैं। उन घटना बिल्कुल है ना, और बिल्कुल। कभी उसके उसकी जिंदगी में नहीं होती तो पड़ोस वाले की जिंदगी में होती है। उन्हीं पर बेस करके कोई लिखता है नाटक, हर लेखक जो है वो इसी तरह लिखता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब जो है इन पर वापस वही नाटक लिखने की प्रक्रिया दोहराने की बजाय मैं अब इनको दूसरे रूप में, संस्मरण के रूप में लिखता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने तो मैंने रिटायर होने के बाद एक ब्लॉग हम्म था, रेडियो नामा, उस पर हम्म। मैंने लिखना शुरू किया। फिर एक ई मैगजीन है, द लल्लन टॉप डॉट कॉम, टॉप, बिल्कुल सर। हाँ, जो बहुत बहुत पॉपुलर मैगजीन है। उन्होंने हम्म। मुझसे मांगा कि जो आप लिख रहे हैं वो आप हमें भी दीजिए। तो मैंने उनको भी, वो लगभग पिछले 5-6 साल से वो छाप रहे हैं, अभी थोड़ा रुका हुआ है, बाकी पिछले 5 साल से वो लगातार छाप रहे हैं। जी। तो इस तरह से लिखने का सिलसिला चालू हुआ। फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी कहने लगे हमारे लिए लिखिए, वो कोई और दूसरे न्यूज़पेपर हमारे लिए लिखिए, तो उनके लिए भी लिखने लग गया। तो लिखने का सिलसिला चालू हुआ, तो फिर चालू हो गया, चालू ही है, अभी तक चालू है। अभी बिल्कुल। मेरी 7वीं किताब जो है वो प्रेस में है अभी। हम्म। अच्छा। 7वीं किताब प्रेस में है। मैं 2 भाषाओं में लिख रहा हूँ अभी, हिंदी और राजस्थानी में। राजस्थानी भाषा, बिल्कुल सर। हाँ, तो राजस्थानी की मेरी जो पहली किताब लिखी थी, अध जागी राता अध जगी सुता रात दिन। है और अधसुता दिन, बिल्कुल सर। हाँ, ये उसको शायद आपके। हाँ। हाँ, उसको हाँ सर, पुरस्कार इसको एक, नामित ही किया है, हाँ बिल्कुल, पुरुष के लिए। हाँ, हिंदी और अकेडमी। हाँ, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी के लिए, अवार्ड के लिए नामित हुई। नामित और हुई थी एक, सर, और माया 2019 में। मोहन आलोक, हाँ, और माया मोहन आलोक पुरस्कार उसको मिला। और बिल्कुल मेरी जो सर। हिंदी की जो स्वप्न चुभे शूल से, स्वप्न चुबे उस, शूर, जी सर। हाँ, शूल से उसको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो इस बिल्कुल तरह से ये लिखने का सिलसिला चलने लगा, और लोगों से प्रोत्साहन भी मिलने लगा, लोग पढ़ने लगे। लिख रहा हूँ, लगातार लिखता चला जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, हाँ, अब एक बात हम जानना चाहेंगे, आपने सर रेडियो की दुनिया भी देखी है सब। आपने हाँ, टीवी सीरियल्स की हम बात करें, वो दुनिया भी आपने देखी है, क्योंकि आपने लगभग बिल्कुल, 25 टीवी सीरियल्स में आपने काम किया, अभिनय किया है। हाँ, रंगमंच की बिल्कुल, बात करें तो रंगमंच को भी आपने जिया है सर। तो हाँ, ये जो बिल्कुल, तीनों चीजें हैं सर, तीनों की अगर हम बात हाँ, करें तो वो अलग अलग आ जाती हैं। भाई, रेडियो में आप जो भी बात करते हैं, आप अपनी आवाज के द्वारा सब कुछ करते हैं। जो उतार हाँ, चढ़ाव आवाज के होते हैं, आप दुखी हैं, सारी चीजें आवाज से आपको बतानी होती हैं। आप जब हम्म, रंगमंच पर करते हैं तो रंगमंच में आपको हम्म, कोई टेक नहीं मिलता है। आपको हम्म, 1 टेक में सारा आपको अपना नाटक करना पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज और प्लस आपकी आवाज वहां काम करती है। टीवी हाँ, सीरियल्स की हाँ, हम बात करें तो वहां कट टेक आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप आपका सीरियल एक तैयार होता है। तीनों ही हाँ, चीजें अलग अलग है। तो इन तीनों में जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल मेरा ये, कि इन तीनों में आप तारतम्य किस तरीके से बनाते थे? कि क्या कहीं लगता था कि जो एक रेडियो का आर्टिस्ट है वो कहीं रंगमंच पर हावी हो रहा है, या रंगमंच का है तो वो टीवी सीरियल्स में जा रहा है? पहला हाँ, सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये हाँ। कि इन दुनिया में एक एक सवाल, आपको क्या एक अंतर। एक सवाल ले लेते हैं, एक एक सवाल ठीक है सर। ले लेते हैं। ठीक लेकिन है सर। मैं उससे पहले एक चीज और जोड़ूंगा कि हम्म। 3 के साथ एक चौथी चीज और है, फिल्म। हाँ, फिल्म, राइट सर, राइट सर। वो भी मैंने की है, फिल्में आपके कोटा के ही हैं, दयानंद सप्रे जी, हम्म। उनकी एक हाँ फिल्म जी में सर। मैंने पूरा अच्छा खासा रोल किया है। इसके अलावा बिल्कुल। भी मैं कुछ फिल्में की हैं, लेकिन वो फिल्में या हाँ तो स्क्रीन का मुंह नहीं देख सकी, या जी। पिट गई, कुछ कुछ भी कह लीजिए। हम्म। तो फिल्म को एक बार अलग रख दीजिए। चलिए, अब आपके पहले सवाल का ही जवाब मैं दे रहा हूँ। एक चीज और जोड़ूंगी, सॉरी सर आपको रोक रही हूँ, हाँ, एक और चीज, हाँ, आपने डायरेक्शन भी किया है, निर्देशक भी आप हैं। डायरेक्शन मैंने सिर्फ रेडियो ड्रामा जो रेडियो है, प्ले नाटक का किया, बिल्कुल सर, प्ले रे, किया। रेडियो के नाटकों पे डायरेक्शन किया है, या फिर
रेडियो के स्टेज का किया है डायरेक्शन। मतलब जी। रेडियो की कॉन्सर्ट्स भी होती हैं हम्म जिनमें नाटक जो है हम स्टेज पे करते हैं। जो नाटक हम रेडियो पे करते हैं उन्हीं नाटकों को हम स्टेज पर भी करते हैं। वो रेडियो का स्टेज अलग तरह का होता है थोड़ा सा। उसमें प्रॉपर्टीज नहीं होती, प्रॉप्स नहीं होती आमतौर पर, हम्म लेकिन स्क्रिप्ट भी नहीं होती है हाथ में, याद करके किया हम्म जाता है। बाकायदा म्यूजिक, इफेक्ट्स सारे जो हैं वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना पहले से, जब से रिहर्सल शुरू होती है, वो उन इफेक्ट्स के साथ साथ जो टेप बना हुआ है उसके साथ साथ रिहर्सल करते हैं, ताकि जिस वक्त शो हो उस वक्त जो डायलॉग है उसके पीछे जो म्यूजिक आना चाहिए वही म्यूजिक आए, या जो इफेक्ट आना चाहिए वही इफेक्ट आए। तो जहां तक बात है इन तीनों आ, माध्यमों की, मेरा मानना यह है कि एक्टिंग एक ही होती है, एक्टिंग अलग अलग नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि एक्टिंग के जो हिस्से हैं, डायलॉग डिलीवरी, हम्म फेस एक्सप्रेशन, बिल्कुल सर। बॉडी लैंग्वेज या प्रोजेक्शन, हम्म है ना, जी सर। इनका जो अनुपात होता है वो बदल जाता है। जैसे मैं अगर रेडियो में कर रहा हूं काम, हम्म और मैंने अपने जितने आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने इतने नाटक किए हैं रेडियो में और इतने आर्टिस्ट के साथ काम किया है, विदेशों में भी मैंने ट्रेनिंग दी है, वर्कशॉप ड्रामा बिल्कुल की, सर। रेडियो जी सर। ड्रामा की ट्रेनिंग दी है। सब जगह मैंने ये सिखाया है हम्म और मैंने किया भी है कि जहां आप रेडियो के लिए काम कर रहे हैं वहां आपकी डायलॉग डिलीवरी जो है उसके साथ साथ अगर आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो चलने दीजिए, आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनको रोकिए मत। क्योंकि जितना एक्सप्रेशन आएंगे, जितना आपकी हम्म बॉडी का प्रोजेक्शन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आप आपका जो डायलॉग है वो भी होगा। मतलब आपकी जो बिल्कुल डायलॉग सर। डिलीवरी है वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। बिल्कुल। अब ये हुई रेडियो की बात। लेकिन ये ठीक है कि रेडियो में दिखाई नहीं देता है सामने वाले को, हम्म लेकिन कलाकार तो कलाकार है, वो तो एक्टिंग वैसे ही करेगा। हम्म अब जब स्टेज पर आते हैं तब क्या होता है कि स्टेज पर आपकी बॉडी का प्रोजेक्शन पूरा दिखाई देता है, हम्म आपके एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन उतने नहीं दिखाई देते। सही है सर। आपकी डायलॉग डिलीवरी है वो, अगर आप रेडियो की तरह से बोलेंगे, जैसे बहुत कोई दुख वाला डायलॉग है या रोमांटिक डायलॉग है, तो जब रेडियो में बोलेंगे तो सांस के साथ बोलेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा, जी। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम तुम बहुत बहुत अन्याय कर रहे हो मेरे साथ। तो ये क्या है, अगर मैं ऐसे स्टेज पर बोलूंगा तो सुनाई नहीं देगा जो पीछे बैठे हुए हो, है बिल्कुल ना। सर। तो मैं जी। ऐसे नहीं बोलता, फिर मुझे कहना पड़ेगा, सुनो, तुम जो कर रहे हो मेरे साथ वो मेरे साथ अन्याय हम्म है ना। हालांकि जी सर। एक्सप्रेशन में थोड़ा फर्क आ गया। जब हम्म मैंने रेडियो पर कही यही बात तो उसमें अपनापन नजर आ रहा था, इसमें परायापन नजर आ रहा है, लेकिन वो मजबूरी है बस। आप हम्म अगर इस तरह से नहीं बोलेंगे, डायलॉग्स में ही अपनापन लेके आऊंगा मैं उसमें, बिल्कुल सर। डायलॉग की भाषा में ही अपनापन लेकर के आऊंगा, बोलने की स्टाइल में अपनापन नहीं आ सकता। सही अब है। अगर सीरियल है या फिल्म है, आप कैमरे के हम्म सामने खड़े हैं, तो आपको सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी डायरेक्टर से और कैमरामैन से कि भैया हम्म फ्रेम में कितना हूं मैं। वो बताएगा कि आप
कितने हैं सीने तक। हम्म। हम्म। अगर सीने तक हूं तो मैं अपनी गर्दन हिला सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, ऐसे हिल सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं हिल सकता, है ना। बिल्कुल सर। ऐसे हिलूंगा जी तो सर। मैं फ्रेम से बाहर हो जाऊंगा। फ्रेम से बाहर हो और जाएंगे, वो, राइट सर। हाँ, और वो कहे कि ऐसा है भैया आप टाइट क्लोज में हैं, या हम्म। यहाँ मैं आपको आ, आपका इतना शॉट है, उसके बाद धीरे धीरे मैं जूम इन करूंगा और करते 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 आप टाइट क्लोज में आ जाएंगे। तो मैं जी क्या सर। करूंगा, यहाँ तो मैं शुरू करूंगा जो भी डायलॉग, उसमें मैं हिलता हुआ या जो भी नेचुरल होता है वो मैं करूंगा। लेकिन करते 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 मुझे पता है कि यहाँ आकर के मैं क्लोज में आ गया हूँ। अब जब मैं क्लोज, बिल्कुल क्लोज में आ गया हूँ या टाइट क्लोज में आ गया हूँ, तो फिर मैं सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन दूंगा, फेस से। चेहरे को बिल्कुल नहीं सर। हिलाऊंगा, चेहरा हिलेगा भी नहीं मेरा। बिल्कुल। कैसी बातें करते हो तुम, जरा मेरी बातों पे गौर करो। अभी क्या हुआ कि चेहरा हिला नहीं मेरा, अभी इतना तो टाइट आया बिल्कुल नहीं, मैं सर। इससे भी टाइट आ सकता है। तो मेरे हाँ। ये जो ललाट पर जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई। तो बिल्कुल सर। आपको, जब आप इन तीनों या चारों में, फिल्म में क्या होता है एक्चुअली, हम्म। फिल्म में थोड़ा सा डिफरेंट यूं होता है कि फिल्म में टाइट क्लोज बहुत कम आर्टिस्ट का आता है, बहुत कम आर्टिस्ट। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनका टाइट क्लोज आता है, वरना टाइट क्लोज का काम बहुत कम होता है, या कोई खास ही सिचुएशन ऐसी हो तो पड़ता है, वरना टाइट क्लोज का नहीं होता। तो आपको मिड शॉट तक जो है या क्लोज तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइट क्लोज नहीं, क्लोज तक ध्यान रखना पड़ेगा। कि क्लोज में मेरा वो डायरेक्टर और कैमरामैन बताएगा कि यहाँ आकर के आप क्लोज में हैं, तो आपको अपने जो हाव भाव, जो अपने हाथ के एक्शन, जो चेहरे के एक्सप्रेशन, वो उसी हिसाब से बना के रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये चारों जो विधाएं हैं सब एक ही विधा के पार्ट, एक्टिंग के ही पार्ट हैं। और एक्टिंग में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कहीं की भी एक्टिंग हो, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो रेडियो की हो, चाहे वो स्टेज की हो, चाहे वो फिल्म की हो। बस ये है, इनका अनुपात बदल जाएगा। बिल्कुल सर। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। हाँ, और हम चाहें कि जिस तरीके से हम रेडियो पर आवाज के साथ खेल रहे हैं, वैसे हम अगर रंगमंच पर करें तो शायद उतना सशक्त अभिनय हमारा नहीं बन पाएगा। और जैसे नहीं रंगमंच पर पॉसिबल ही अगर नहीं हम, होगा। जी सर, और हाँ, जैसे रंगमंच पर हम चाहें और वैसा हम टीवी सीरियल्स में कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों को लेकर के अलग अलग हमारी चीजें आ जाती हैं सामने। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा बहुत है। और बहुत। कुछ, जी। सॉरी, हाँ हाँ, नहीं सर, प्लीज बोलिए। प्लीज सर। मैं ये कह रहा था कि हम अगर पुराने जी। जो स्टेज के, या स्टेज पर भी मैं कहूंगा कि जो हम्म। आर्टिस्ट हुआ करते थे, अ, ये पारसी थिएटर के, हम्म। 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 सुना हम्म। होगा ना पारसी थिएटर के बारे में तो। जी जी जी। जी सर। जी सर। तो जो पारसी थिएटर के आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो आर्टिस्ट क्या है कि उनका एक अलग ही अंदाज होता था बोलने का। तो हम्म। तुम्हारा खून तो है खून, हमारा खून पानी है, इस पानी। तरह से। जी सर। तो जी वो सर। लोग जब फिल्मों में काम करने आते थे तो उनको थोड़ी तकलीफ होती थी, उनको डायरेक्टर बहुत बांध बांध करके उनसे रोल करवाता था। नहीं, सही बात है इसी सर। तरह से इसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ आर्टिस्ट मेरे आर्टिस्ट रहे, रेडियो के। हम्म। तो हम्म। मुझे उनको बांध बांध करके करवाना पड़ता था कि भैया रेडियो है, इसमें हम्म। आप इतने जोर से मत बोलो, माइक्रोफोन सही है। आपके सामने है। या फिर बिल्कुल क्या सर। होता था, या फिर क्या होता था कि आर्टिस्ट को सामने, अपने सामने जो उसको रिएक्ट करने वाला हो वो चाहिए, है ना। हम्म। हम्म। तो स्टेज पर क्या होता है कि स्टेज पर हम्म। तो अब आप एक रोल कर रही हैं, मैं एक रोल कर रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे हम्म। तो आपस में ऐसे बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल। रेडियो में लेकिन रेडियो में क्या होता है, रेडियो में जो आपका पार्टनर है वो आपका माइक्रोफोन है, राइट सर, आपका दोस्त वही है। आर्टिस्ट नहीं है। नहीं, दोस्त नहीं है। नहीं, जिससे आप जो
आप जिससे बात कर रहे हैं हम्म। वो वही तो है। आप तभी तो बिल्कुल सर। माइक्रोफोन के इतना करीब जाकर कहेंगे, सुनो हम्म। मैं तुमसे हम्म। बहुत प्यार करता हूँ। माइक्रोफोन से थोड़ा राइट करते राइट। हैं प्यार। प्यार करते हैं तो हाँ वो सही उधर है। वहां उस तरफ खड़ा हुआ है सही जो है। एक दूसरा माइक्रोफोन लिए हुए। लेकिन सही आपका बात है। पार्टनर ये है, सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम्म। अब ये चीज जो है, हमारे जो स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं जब आते हैं रेडियो में, तो वो क्या करने लगते हैं, सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो उस तरफ देखने लगते हाँ हैं, वो बिल्कुल उस बिल्कुल आर्टिस्ट सही की है। तरफ। तो उनको हाँ। बांध के रखना पड़ता है ये नहीं डायरेक्शन सही है में। सही है। ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। हाँ बिल्कुल सर, छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिनका अगर ध्यान रखें तो शायद जो हमारी ये चारों हैं, रेडियो हाँ की बात हो जाए, चाहे रंगमंच की बात हो, टीवी सीरियल्स की बात, जो फिल्मों की बात हाँ हो, हम हाँ अच्छा हाँ, अभिनय हमारा निखार सकते हैं इसके अंदर सर। बिल्कुल बिल्कुल आ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसा मैं आपका सर वो पढ़ रहे थे, आपने शायद हमारे 20 कंट्रीज हैं जहां पर आपने इस तरह की ट्रेनिंग्स दी भी हैं मैंने सर। कई कंट्रीज में हम्म। अलग अलग मेरे दो फील्ड थे एक्चुअली। एक तो रेडियो ड्रामा था, हम्म। और हम्म। एक मेरा फील्ड रहा डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग। जो राइट सर। कोटा में मैं था, तो कोटा में हम्म। एक कैनेडियन प्रोजेक्ट था। हम्म। तो प्रोजेक्ट फॉर ब्रॉडकास्टिंग इन डेवलपमेंट, उसमें मैंने 4 साल काम किया। तो वो उसकी भी ट्रेनिंग मैं कई कंट्रीज में देता रहा, रेडियो ड्रामा की भी देता रहा। इसके अलावा कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है, रायर्सन यूनिवर्सिटी। तो अब क्या कहें, मुझे वहां वो लोग चाह रहे थे 3 साल के लिए एज फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे जाने नहीं दिया वहां। फिर भी ये है कि मेरा वर्क जो है वो वहां पढ़ाया जाता है, अभी भी जो ब्रॉडकास्टिंग पढ़ाई जाती है उसमें हम्म। डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग जो है, डेवलपमेंट ब्रॉडकास्टिंग पर 2 चैप्टर्स जो है मेरे वर्क पर हैं, वो पढ़ाए अच्छा। जाते हैं वहाँ। हाँ। तो ओके। ओके, हाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने हमारे भारत देश का हाँ प्रतिनिधित्व किया है हाँ, सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने प्रतिनिधित्व किया। सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेट हम्म। है, इनमें मैंने प्रतिनिधित्व किया। और साथ में मैं ज्यूरी भी रहा कुछ जो रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम्म। उन उनके उनमें कॉम्पिटिशन्स थे रेडियो प्रोग्राम्स के, तो अलग अलग कंट्रीज के प्रोग्राम्स हम्म। आते थे उसमें, और उनमें फिर मैं एज ज्यूरी भी मैंने काम किया है। बिल्कुल सर। हाँ। आ, और बोलिए। सर अब जैसे हमारे अभी ये एक फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हाँ इसमें कहते हैं ना, नेम भी है, फेम भी है और पैसा भी है, तीनों चीज हाँ होती है सर। हाँ। आ, जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं या हम्म, आना चाहते हैं, तो आप हाँ। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी तैयारी के साथ वो इस फील्ड में आए, ताकि वो इस फील्ड के अंदर अपना काम 100% कर सके और एक वर्ड जो यूज करते हैं वो उस फील्ड के अंदर टिके रहे। तो सर क्या संदेश आप उनको देना रेनू, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने आप को टटोल कर देखिए कि क्या आपके अंदर इस फील्ड के लिए वो डिवोशन है। क्या आप वास्तव में टिके रहना चाहते हैं इसमें? इज इट रियली योर कप ऑफ टी? क्या चाहिए? आप ऐसा कर कर सकते हैं? क्यों कि ये बात तो पक्की है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्टेज हो, हम्म। इनमें मेहनत बहुत चाहिए। बहुत मेहनत राइट। मांगते हैं ये फील्ड्स। और मेहनत के साथ साथ लगन चाहते हैं ये लोग, ये फील्ड सारे। और एक चीज और भी है जो आ, कई बार क्या होता है कि मेरे पास सुर तो नहीं होता, और मुझे गाने की बहुत लगन है, मुझे गाने का बहुत चाव है। तो मैं अपना बैठ जाता हूँ गाने के लिए, और जैसा गा सकता हूँ गाता हूँ। इससे काम नहीं बनता। क्या आप में वो योग्यता है, बेसिक योग्यता? राइट। ये आपको पता चलेगा
रेणु श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति के साथ बैठ करके या मेरे जैसे व्यक्ति के साथ बैठ करके हम लोग हम लोग बताएंगे कि आपके पास ये योग्यता है या नहीं है। आप शीशे में देख करके और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, कॉलर खड़ी करके, और आप थोड़ा टेढ़े होकर के, यार लगता तो एक्टर हूं मैं, लगता तो बहुत अच्छा हम्म। हूं मैं। मेरी शक्ल थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं सुनील शेट्टी से मिलती भी है। बिल्कुल सर। तो मुझे 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 बॉम्बे चले जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सही बात है सर। आप आप में वो योग्यता है या नहीं है, सबसे पहले मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। अगर आप में वो योग्यता है, बेसिक योग्यता है, तो आप उस योग्यता को कल्चर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको अ, और ज्यादा मतलब परिमार्जित कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो योग्यता है तो। फिर योग्यता के बाद फिर लगन की बात है, मेहनत की बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है, मैं नहीं कहता कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल बहुत सही सारे बात। फैक्टर्स हैं। बहुत। फिल्म और टीवी टीवी सीरियल, इनकी जहां तक हम्म। बात है, मैंने मैंने 25 सीरियल्स में काम किया, और सब बिल्कुल टीवी अच्छे से। अच्छे और हम्म। बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। लेकिन आज की डेट में मेरे रिटायर होने के बाद, जब रिटायर हुआ उससे पहले 2002 में मैंने एक बार रेजिग्नेशन दे दिया था आकाशवाणी हम्म। से, कि मैं यही करूंगा, एक्टिंग ही करूंगा। और उस समय मेरे पास दो दो शिफ्ट में काम था, मतलब दो दो शिफ्ट में काम करता था। दिन में अलग जगह काम कर रहा हूँ, शाम को रात को अलग जगह काम कर रहा हूँ, और मेरे सीरियल दो तीन चार सीरियल एक साथ चल रहे थे। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। मेरा रेजिग्नेशन वो तो खैर एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन जो साथ के लोग हैं वो भी, फैमिली के लोग भी, सबने कहा कि अरे यार ये सब रिटायर होने के बाद कर लेना ना, अभी क्यों नौकरी छोड़ रहे हो, और पूरा नौकरी पूरी कर लो, उसके बाद में रिटायर होने के बाद में करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बॉम्बे में ही बैठा हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, बॉम्बे में ही हूँ। लेकिन अब इतनी उलझ गई है फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, कि इसमें रोल मिलना आसान नहीं है। इसलिए सही बात। अगर आप सिर्फ सिर्फ अपने आप को यूं शीशे पे अपने आप को स्मार्ट देख करके और इस तरह की कोशिश करते हैं तो गलत है। बाकी तो खैर स्ट्रगल कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आइए बॉम्बे, मैदान खुला है, और चक्कर काटिए, खूब चक्कर काट करके, और रोल मिलता है तो कीजिए। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, और बाकी वैसे भी है सर बहुत कहा जाए। मुश्किल। हाँ। बिल्कुल सर। वैसे भी सर हाँ। कहा जाता है, आप किसी भी फील्ड को अगर चुनते हैं, हर फील्ड में पहले आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने बिल्कुल। आप को तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तब आप उस फील्ड में हाँ। जाते हैं, तो हाँ। आपके कहते हैं ना कि असफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हाँ, और बिल्कुल सही है। हाँ और रेनू, बिल्कुल सही है। रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो सर रेडियो में भी सर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसा कि हाँ। आपको, आप आवाज का काम करता है सर, और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं, कि आप कहते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो माइक का जुड़ जाता है, कि आप माइक के साथ किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सर। क्योंकि बिल्कुल। अपन रेडियो की बात करें तो रेडियो में सर सारा खेल आपका माइक्रो का, उसका माइक्रोफोन का ही होता है, माइक का ही होता है, हाँ। क्योंकि वही हाँ। आपका दोस्त होता है जो आपकी आवाज को आपके सुनने वालों तक पहुंचा देता है, अगर आप राइट, इस फील्ड की राइट, बात राइट। आप करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, रंगमंच की जी। बात करते हैं तो आपकी पूरी चीज आ जाती है रंगमंच के अंदर, तो सारी चीज आपकी, चाहे टीवी हम्म। सीरियल्स हो, चाहे फिल्म हो, चाहे रंगमंच हो, जो भी चीज को हम लें तो कम से कम हमारे पास तैयारी पूरी होनी चाहिए, तब हम इस मैदान में उतरें। हाँ, और तैयारी में ये है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें किस हम्म। किस चीज की तैयारी चाहिए आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अगर आप रेडियो में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम्म। आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, हम्म। ब्रॉडकास्ट करने के लायक होनी चाहिए। ठीक है। जितनी आपकी जी सर। आवाज अच्छी होगी उतना ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। फिर खाली आवाज अच्छी होने से नहीं होगा,
आपके उच्चारण भी अच्छे होने चाहिए राइट सर। आपको। अब आप अगर शाम को शाम बोलते हैं तो आप वहां नहीं चलेंगे। नहीं चल। आमतौर पर राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में दो तीन, मैं अभी राजस्थान की बात इसलिए कर रहा हूँ, सिंस यू आर फ्रॉम राजस्थान और आप कोटा से कर रही हैं, तो मैं बिल्कुल सर। कोटा की ही बात बताता हूँ, कोटा की कमियां बताता हूँ, कोटा में जो उच्चारण की गलतियां होती हैं वो बताता हूँ। कोटा के 90% नहीं तो 75% लोग एक मात्रा की जगह दो मात्रा लगा देते हैं, दो मात्रा की जगह एक मात्रा लगा देते हैं। मैं एक नाटक कर रहा था, दिगोद गांव है कोटा के बिल्कुल पास। सर। हम्म। तो वहाँ एक, एक्चुअली वो कैनेडियन प्रोजेक्ट था, उसी में वो, उसी के तहत मैं वो कर रहा था प्ले। आधे आर्टिस्ट मैं वहां से लेके जाता था कोटा से, और आधे आर्टिस्ट वहाँ लोकल लिए थे मैंने। रोज जाकर के रिहर्सल करता था। तो अब एक डायलॉग था, काट डालो इस पेड़ को। हम्म। अब वो डायलॉग, वो आखिर तक वो आर्टिस्ट पेड़ नहीं बोल पाए, पैड ही बोलता रहा। और जी सर। ये चीज इतनी ज्यादा है कोटा में, इतनी ज्यादा है कि अच्छे अच्छे लोगों को मैं, यार मेरा तो पेट दुख रहा है। अरे यार पेट क्या हम्म। दुख रहा है, पेट दुख रहा है। जहां एक राइट। लगानी है वहां दो मात्रा, जहां दो लगानी है और कैसे हो। हाँ। और अच्छा, और कैसे हो। इधर, हाँ, इधर तो और कैसे हो, और उधर मैं उस और जा रहा था, हम्म। वहां और बोल देंगे। तो ये हर जगह की कमियां हैं। बीकानेर की तरफ जाइए तो वहां स और श का मामला भ्रष्ट है। मामला बहुत सही है। वहां श, जो शहर है उसमें श नहीं बोल पाते लोग, स बोलते हैं। और गांव है कुछ, वहां स नहीं बोलते, श ही बोलते हैं। और हाँ नहीं सर, शाह, बहुत सारी जगह। का हाल है शाह, ये ऐसे हाँ बोलें। कई तो जगह ये सर। आपके, बिल्कुल सर। लेकिन जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपके उच्चारण बिल्कुल सही होने चाहिए। और एक बिल्कुल साथ सर। में बात है, हिंदी के साथ साथ थोड़ा बहुत ज्ञान उर्दू का भी होना चाहिए उर्दू का। आपको। क्योंकि नुक्तों का ज्ञान नहीं होगा, आप ज नहीं बोल पाएंगे, ख नहीं बोल पाएंगे, फ नहीं बोल पाएंगे, ग नहीं बोल पाएंगे, क नहीं बोल पाएंगे, तो आप बिल्कुल। सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से सर, जब भाषा की बात आ जाती है और हमें जान इसी फील्ड में अगर जाना, तो इस पे हमें शुरू से ही काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता बिल्कुल है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल कि हम बिल्कुल शुरू बिल्कुल। से इस पे काम करें तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप गीली मिट्टी है और आपको अगर हाँ, मटका बनाना है और उसकी शुरू से ही आप उसी तरीके से आकृति अगर दे देते हैं, सही मटका बिल्कुल बनेगा। और अगर मटका बिल्कुल। बन गया फिर आप उसको सोचे कि इसको मैं बदल दूं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो वो जाता है। जरूरी होगा। हाँ, तो वो जरूरी हुआ कि हम थोड़ा सा, जब हमें पता है इस फील्ड में अगर जाना है, तो उस चीज को हम शुरू से ही करें। और एक चीज और कि अगर हमें, हमारी हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छे हैं सर। हमें ये एक हाँ, सुविधा दी गई है कि हम अगर कोई शब्द नहीं बोल पा रहे हैं तो हम दूसरा पर्यायवाची शब्द उसका यूज कर सकते हैं, बनस्पत इसके कि हम उसको गलत बोल रहे हैं पाठ को। रेनू, यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ, आपसे सहमत जी। नहीं हूँ। ये तो हार मानना हो गया। अगर आप ये तो पहला स्टेप है ना अपनी भाषा को ठीक करना। हम्म। सॉरी, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप पे ही आप हार मान गए, फिर आगे क्या करेंगे आप? नहीं, आपसे नहीं बोला जा रहा है। आप किसी अच्छे भाषा के जानने वाले के पास बैठिए और सुधारिए अपनी भाषा को, अपने उच्चारणों को। अगर आपको लगता है कि यहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुनाइए उस व्यक्ति को, वो आपको सुधारेगा। क्योंकि इस तरह से अगर आप हार मान लेंगे, और जहां तक पर्यायवाची शब्द की बात है, रेनू, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, अगर आप शब्द डिक्शनरी से देख करके बोलेंगे, आप गलती करेंगे। अब एक उदाहरण दे रहा हूं। आ, आम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंगो। मैंगो। हम्म। तो
अगर आम लोगों का ट्रांसलेशन करना हो तो क्या करेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ये चीज। सही बात है सर ये चीज। मैंगो पीपल। हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो सर है, ठीक है। तो आप डिक्शनरी के भरोसे मत रहिए। डिक्शनरी, जब भी आप डिक्शनरी से हाँ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ना, हाँ डिक्शनरी से सही है आप सर। किसी शब्द का अर्थ पूछ लीजिए, अर्थ देख लीजिए, हम्म। लेकिन डिक्शनरी से शब्द लेकर के और आप एक शब्द की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा बिल्कुल। करेंगे तो आप गलती करेंगे। हाँ बट यही है कि सर हम कोशिश यही करें कि गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि वो कहते हैं ना कई गलत बार जैसे शब्द न नुक्ते वाली। बोलें, गलत हाँ शब्द न बोलें, सही सीखें। मैं इस पर बिल्कुल। जोर दूंगा। मैं ये नहीं बिल्कुल कहूंगा सही कि है आप सर। उसका पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल हाँ करें। नहीं बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने सर बोला। सर हाँ बहुत सारी बातें हैं सर आपसे जानना, क्योंकि आपका जो कहते हैं ना एक इस फील्ड का जो अनुभव है बहुत ज्यादा है हाँ सर। बट सर हाँ, वही कहते हैं ना थोड़ा सा समय की सीमा, आकाशवाणी में बिल्कुल। कहते हैं ना एक एक सेकंड की वैल्यू होती है सर, वो चीज भी हमारे 2500 साथ पेज है। लिख चुका हूँ। जो कुछ मैंने जिंदगी में किया है उस पर 2500 पेज लिख चुका हूँ। बिल्कुल सर आपके है सर ना? सुनो बिल्कुल। जी। तो उसको 1 घंटे में कैसे समेटा जा सकता समेट है? बिल्कुल नहीं समेट सकते हैं सर। और बट फिर भी सर चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी कि जो इस बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरीके हाँ से तैयारी करें और किस तरीके से अलग अलग फील्ड की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हाँ। कुछ शब्दों में हम चाहेंगे जो हमारे सुनने वाले हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही दूंगा, भैया सबसे पहले तय कर लीजिए कि आपको ये फील्ड चुनना है। अगर जी। आपके अंदर योग्यता है, आपको आप सिर्फ शीशे में देख करके और मत सोचिए। आपको अगर ऐसा महसूस होता है और आपको 4 लोग अगर कहते हैं कि हाँ आप में ये योग्यता है, हम्म। सर्टिफाई करते हैं वो, और जी सर। आप मेहनत कर सकते हैं, तो इस फील्ड में जरूर आइए। चाहे रेडियो हो, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म हो। और बिल्कुल। वरना वरना तो ये है कि दुनिया में बहुत सारे काम है, हर आदमी हर काम कर सकता है, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सर। सर काफी मैं मैसेजेस देख रही थी सर, अनिल काला सर जो जी, हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन, आपका वेलकम कर रहे हैं सर। मेरा बहुत और बहुत आभार, आभार उनके प्रति। और सर अश्वत्थामा दादीच हैं सर कोटा के, आप अगर जानते हो आर्टिस्ट हैं, ये भी आपको बिल्कुल नमस्ते जानता कर हूँ, रहे हो, कह रहे हैं बिल्कुल। बहुत दिनों बाद सर आपको देखा है। राम नारायण सर आपको कह रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर आप। अर्चना मैम, अर्चना शर्मा मैम सर, और जी रीना जी जी दादिश जी मैम जी भी कह रहे हैं। ओम नागर सर जी। बोल रहे हैं बहुत अच्छा बढ़िया संवाद है। एक है महेश अम, वर्मा सर, वो भी नमस्कार कह रहे हैं। सतीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी 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 ये जी। मुंबई से ही है सर, ये भी हैं। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा आपको अच्छा। कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बात करें। कमलेश मीना सर हैं जो सर हाँ जी। इग्नू में है सर, उन्होंने भी काफी अच्छा सर आपको बोला है कि बहुत अच्छी जो नॉलेज आपने दी है ये काफी महत्वपूर्ण है, जो आज के लोग हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए। ये सब भी आपका, और हम भी सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आप दर्पण का सबका बहुत रिफ्लेक्शन। बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया और मैं हाजिर हो गया। और सही बात यह है कि रेनू, आपसे तो कितने 87 से आपसे राइट सर। मुलाकात है। बिल्कुल सर, 13 87 और से 20, सर। 33 बरस हो गए, है ना? बिल्कुल तो सर, मैंने तो बिल्कुल सर। आपको 18 18 साल की उम्र में देखा है। और जी सर। और अब बिल्कुल देख सर। करके अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जितने राम नारायण जी हैं, चाहे सतीश अग्रवाल जी हैं, चाहे ओम नागर जी हैं, हम्म। चाहे महेश वर्मा जी हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अगर किसी का तो क्षमा करें। इन सब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम को देखा है और उनको बिल्कुल। मैंने जो कुछ कहा है वो पसंद आया है। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि इस फील्ड में कहते हैं ना आज के बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पता नहीं है। सिर्फ एक जी। कहते हैं ना कि अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं हमें जाना, लेकिन वास्तव में क्या तैयारी करनी चाहिए फिर जाना चाहिए, वो चीज आज आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। बट वही चीज होता है ना सर कि छोटे से टाइम में इतनी बड़ी बातों को हम समेट नहीं सकते हैं। नहीं, इसके फील्ड अलावा बहुत एक बड़ा चीज है। और है। एक चीज और है। जी। जी सर। रेणु, ऐसा है कि मैंने ये तो कह दिया, अपने उच्चारण सही कर लीजिए, हम्म। लेकिन मैं इस 1 घंटे में
क्या ऐसे 10 घंटे में भी उनके उच्चारण सुन नहीं सकता और सुधरवा नहीं सकता? ये तभी हो सकता है बिल्कुल। जब एक क्लासरूम की तरह का हम लोग कुछ कार्यक्रम करें, जी। जिसमें म, वो लोग जो हैं वो लोग मेरे से पूछें और मैं उनको समझाऊं कि हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो मैं सिर्फ बिल्कुल ये सर। ये कह सकता हूं कि आप अपने उच्चारण सही कर लीजिए। सही करवा नहीं सकता, करवा सकता हूँ। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, फोन पर जुड़े हुए हैं, जो हम्म। लोग मुझसे और दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके उच्चारण मैं सही करवाता हूँ, उन्हें जी बताता हूँ सर। कि कैसे सही बोला जाए। लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं सुधरवा नहीं नहीं सकते सर, बिल्कुल सही बात। उसके लिए सर एक सकता। प्रॉपर टाइम भी चाहिए, और एक सर बहुत सारी क्लासेस होनी जरूरी है। सिद्धार्थ भट्ट बिल्कुल। सर भी बोल रहे हैं कि रेणु जी, महेंद्र मोदी जी कोटा के। बिल्कुल सर, कोटा के मैंने बहुत कुछ सर से सीखा है। आज जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, सर से ही सीखा है मैंने कि किस तरीके से इंटरव्यू लेने चाहिए, किस तरीके से अपने आप को और प्रेजेंट करना कोटा चाहिए स्टेज पर कोटा को ही सब। छू मैं, कोटा को ही छू मैं, 100% कोटा को ही छू। जी सर। सिद्धार्थ भट्ट सर भी कोटा में रहे हैं सर। बिल्कुल कोटा से ही है सर। जी 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 सर बिल्कुल, जी हम जी आपका सर दर्पण था रिफ्लेक्शन चैनल और दापिका नहीं, पैशन फॉर फैशन की तरफ से हम आपका हार्दिक सर शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका, कि आप हमारे साथ आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की। फिर हम आपको सर किसी फिर साथ में आपको जोड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे हम यही कहना चाहेंगे, इस समय जो हमारा दौर चल रहा है उसमें हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा जरूरी हो तुम अपने घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घर में अपना तो बचाव करें, साथ में हम हमारे जो अपने हैं उनका भी हम बचाव करें। क्योंकि कहते हैं ना कि बाजार में सब कुछ मिलता है, नहीं मिलती है तो सिर्फ एक जिंदगी, और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो प्लीज अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और सिर्फ यही कहेंगे, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार। नमस्कार।